नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आरजेडी के राज्यसभा के सदस्य एडी सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत है एडी सिंह साहब आपका लाइव सिटीज पर। पहले तो मैं आपको ज्ञानेश्वर जी नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा कि आपका जो लाइव सिटी है एकदम पॉपुलर है और बढ़े, दिन दुनी रात चौगनी बढ़े और आपको और भी सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचे। ठीक है एडी सिंह साहब, देखिए नए साल की शुभकामनाएं मैं आपको भी प्रेषित करता हूं। और आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में ज्यादा सर्दी है लेकिन बिहार में सियासी तूफान है और कई तरीके की अटकलें हैं सरकार को लेकर। आप आरजेडी में हैं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की और महागठबंधन की सरकार चल रही है। पहला सवाल जो अटकल है, जो अफवाह है, जो चर्चाएं हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में चाचा भतीजे की सरकार सही सलामत है ना? परेशान नहीं कर रहे हैं ना आप लोग? नहीं, मेरे ख्याल से ये सब मीडिया का उपज है। सरकार बिल्कुल सहज तरीके से चल रही है और नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी को हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीतीश जी का नेतृत्व कबूल है आज भी और आगे भी रहेगा, यह मान रहा है आरजेडी। इस सवाल का जवाब हमारे नेता लालू जी दे सकते हैं या तेजस्वी जी दे सकते हैं। मैं अभी बहुत छोटे स्तर का नेता हूं कि इस पर जवाब दे पाऊं कुछ। लेकिन आज की तारीख में कोई परेशानी तो नहीं है ना सरकार में? चाचा भतीजे का संबंध बिल्कुल ठीक है ना? मेरे ख्याल से तो उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, जहां तक मुझे पता है। वैसे अंदरूनी बात क्या है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, बट मुझे तो लग रहा है कि सब चीज सहज से चल रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे में तो 2024 का जो चुनाव है, आप इंडिया अलायंस मतलब इंडिया ब्लॉक की बात होती है, बिहार में महागठबंधन की बात होती है, मजबूती से लड़ेंगे ना लोकसभा चुनाव बीजेपी के खिलाफ? हमारा संकल्प तो ही है। अब आगे बीजेपी वाले भी तो जम के ही लड़ेंगे, बट मेरे ख्याल से गठबंधन तो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हमारे गठबंधन में सारे जातियां, सारे रिलीजन के लोग, सब कोई हमारे साथ है। चलिए, आपने कहा सारी जातियां और सारे रिलीजन के लोग साथ हैं। देखिए, आरजेडी के बारे में कहा जाता था कि ये एमवाई की पार्टी है, मुस्लिम और यादव की, लेकिन आप तो भूमियार हैं और तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अब तो ए टू जेड की पार्टी है। तो आपको लगता है कि सारी पार्टियों का ध्यान आरजेडी ने रखना शुरू कर दिया है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये आरजेडी ही बिहार का असली विकल्प है। बिहार में आरजेडी ही असली विकल्प है और तेजस्वी यादव में आप वो क्षमता देखते हैं कि वो बिहार को ठीक तरीके से आगे भी चलाएंगे? आज उनका विजन जो दिखाई पड़ता है, इसका फायदा बिहार को मिलेगा? बिल्कुल, उनको अगर बिहार के ब्यूरोक्रेट अगर एडवाइस ठीक देंगे, जिसमें मुझे शक है, बिकॉज मुझे बहुत फेथ नहीं है बिहार के आईएएसओं पर। वो अपना तो यदि मेजॉरिटी ऑफ देम वो अपना एजेंडा चलाते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेट अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का विजन स्पष्ट है कि बिहार में जो सरकार है वह सही सलामत है। चलिए देखिए, मैं अब दूसरे मुद्दे पर बात करता हूं जिसका सुर नीतीश कुमार ने छेड़ा था और तेजस्वी यादव ने छेड़ा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटस की मांग आपने राज्यसभा में की, प्राइवेट बिल लेकर आए थे। तो देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार शुरू हो जाते हैं और जब एनडीए में रहते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। आपने राज्यसभा में इस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया प्राइवेट बिल के माध्यम से और इसे निर्मला सीतारमण ने भी एक्सेप्ट किया है और इस पर विचार शुरू हो गया। क्यों आपको लगता है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, फाइनेंशियल स्पेशल स्टेटस? पिछड़ा तो बिहार है ही। बिहार को ये सेंटर ने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देके पिछड़ा कर दिया है। जब 2000 में सन 2000 में जब विभाजन हुआ था तो स्पष्ट रूप से बिहार के असेंबली में बात हुई थी कि 63% रेवेन्यू बिहार का चला जाएगा और 55 जिला से घट के हम लोग 37 जिला हो जाएंगे, जिसमें 22 जिला बाढ़ग्रस्त है।
और उस पर उप प्रधानमंत्री तथा उस समय के उप प्रधानमंत्री अडवाणी जी ने बोला था कि एक स्पेशल सेल हम प्लानिंग कमीशन में बना रहे हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन के अंडर में, और वो बिहार के वित्तीय मुद्दा को कैसे सुलझाया जाए इस विभाजन के बाद उसको ठीक करे वो। तो वो सब कुछ नहीं हुआ। और जहां तक स्पेशल स्टेटस की बात है तो उसमें सरकार बोलता है कि 14वां फाइनेंस कमिश्नर ने कहा था कि स्पेशल स्टेटस केवल हिली स्टेट्स को मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलेगा। मगर अगर हम उसी समय 2014 में चले जाएं, जब आंध्रा और तेलंगाना का विभाजन हुआ था, तो रूल 93 अंडर 13 शेड्यूल ये बोलता था, measures for progress and development of successor state. The central government shall take all necessary measures as enumerated in the 13th schedule for the progress and sustainable development of the successor state within a period of 10 years from the appointed date. तो इस तरह का कोई भी अश्योरेंस बिहार को नहीं दिया गया था। और जो 13 शेड्यूल है अंडर सेक्शन 93 आंध्रा के लिए, उसमें तरह तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विदिन 10 इयर्स भारत सरकार ने आंध्रा और तेलंगाना को दिया है। मैं उसमें से एक दो पढ़ देता हूँ। The government of India shall take steps to establish institutions of national importance under the 12th and 13th plan period. Government of India shall establish all India Institute type super specialty hospital. Government of India will establish tribal university, horticulture university. Government of India shall establish National Institute of Disaster Management in successor state of Andhra Pradesh. The Government of India will develop a new major port at Dugajipuram in the successor state of Andhra Pradesh. SAIL shall examine within 6 months from the appointed date the feasibility of establishing an integrated steel plant in Khammam district. तो हम ये समझना चाहते हैं, ठीक है, हमारे दर्शकों को हिंदी में भी समझाने का तो करना चाहते हैं। पूरा लिस्ट है जो भारत सरकार ने आंध्रा तेलंगाना को दिया। एनटीपीसी के बारे में है, मतलब आईओसी है, सब है। हमारे बिहार को झुनझुना मिला, कुछ नहीं मिला। और इसमें मैं समझता हूं कि बिहार के लीडरशिप का फेलियर है। बिकॉज मुझे सबसे बात का दुख लगता है, और मैं ये अच्छी तरह कह सकता हूं कि बिहार में 70 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अगर श्री बाबू के बाद अगर किसी अच्छे मुख्यमंत्री बिहार में आए हैं तो वो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव थे, जो बिहार का प्रगति के लिए दिन दुनी रात चौगनी काम करना चाहते थे। मगर अगर हम उस समय चले जाएं तो लालू जी ने जो सब जातियों को एक लेवल पर लाया, इससे जो बिहार में ब्यूरोक्रेसी थी वो उच्च जाति के लोगों की थी। तो उन्होंने ट्राई किया एवरी वे टू फेल लालू जी। नहीं तो लालू जी का दिल इतना बड़ा है गरीबों के लिए क्या, सभी के लिए। लोगों ने कहा कि भूमियार को नहीं देखना चाहते हैं। मुझे उन्होंने 2020 में एमपी बनाया ना, वो 2000 उससे 5 साल पहले से मुझे बोल रहे थे कि आप आइए। तो मुझे जो प्यार लालू यादव जी ने दिया है और अभी भी देते रहे हैं, उसके लिए उनका मैं बिल्कुल आभारी हूं। और इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारा बिहारी भाई पूरे हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहा है। एंड इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है? एक तमिलनाडु के संसद सदस्य ने बोला कि हमारे लोग बाथरूम साफ करते हैं। तो ये मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि बिहार में 70 साल में कोई काम हुआ है। लालू यादव से एडिसन साहब, आप कह रहे हैं कि लालू यादव से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ श्री बाबू के बाद, लेकिन तब के जमाने को कहा जाता है, हाईकोर्ट की भी टिप्पणी थी कि बिहार में जंगल राज था और बिहार के बारे में परसेप्शन बहुत खराब हो गया था। जो दूसरे प्रदेश में लोग जाते थे वे स्वयं को बिहारी कहने से डरते थे। तो इस हाल को आप कह रहे हैं कि नहीं, लालू यादव अभी क्या है? अभी नीतीश जी के राज में क्या है? रोज तो डकैती हो रहा है बिहार में, रोज तो डकैती हो रहा है, मर्डर हो रहा है। शुरू में 5 साल बहुत अच्छा बीता था, मगर आज क्या है? आज बिहार इज अ फेल्ड स्टेट बिकॉज एवरी बिहारी हैज टू गो आउटसाइड बिहार टू वर्क एज अ मजदूर, एज अ ऑफिसर, एज अ बैंकर, एज अ। इससे बड़ा बेइज्जती हमारा क्या हो सकता है? लोग दिल्ली में मजाक उड़ाते हैं, बॉम्बे में मजाक उड़ाते हैं। यही बिहारी जब बिहार के बाहर जाता है
मैं क्यों दिल्ली आया? क्योंकि हमारे स्टेट में अपॉर्चुनिटी नहीं था कुछ, तो मैं तो विवश होकर दिल्ली शिफ्ट किया, फिर विदेश शिफ्ट किया। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार से ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री लालू यादव थे? कोई भी दिन लालू यादव की बदनामी हो गई थी उनके सालों के वजह से, जब वो बाहर थे और राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी। लालू यादव आज भी गरीबों के मसीहा हैं और अमीरों के भी मसीहा हैं। जी, अमीरों के भी मसीहा हैं। हाँ। तो जब आप कह रहे हैं कि बिहार में डकैती हो रही है, लॉलेसनेस है, तो फिर सरकार तो महागठबंधन की सरकार है ना, इस पर नियंत्रण का प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? आप ये बताइए ना, जब ये डबल इंजन सरकार बीजेपी के साथ थी, तो बता दीजिए बीजेपी का एक नेता जो सक्षम है बिहार के लिए। जी, नहीं वो सवाल तो पैदा होता ही है बीजेपी का जो सक्षम है कल बिहार को लीड करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता है कोई है। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के 17 सांसद हैं, वे बिहार के मुद्दे को संसद में उठाते नहीं है, वहां चुप रह जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण किए रहते हैं, बिहार के हितों की चिंता नहीं करते हैं वो? आखिर मैं ही क्यों था कि मेरे ही मुद्दे पर क्यों राष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री के रिकमेंडेशन पर मेरे बिल को लाया? अब इसका नतीजा होता कुछ है, नहीं होता है, मुझे नहीं पता है, मगर मैं तो तत्पर रहूंगा कि बिहार ऐसा समय आया कि जब बिहार के वासी बाहर नहीं जाए, वो अपने प्रदेश में रहें, अपने गांव में रहें, अपने कस्बे में रहें, वहां पर वो अपना नौकरी पाए, अपना कुछ काम करें। 70 साल में हमने एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं किया है। जब हमारा पूरा प्रदेश का खनिज चला गया झारखंड में, तो हमारे पास बस बालू बचा हुआ था। और व्हाट हैव यू डन विद एग्रीकल्चर? आज अगर पंजाब की तुलना में, मध्य प्रदेश की तुलना में आप पर एकड़ या पर हेक्टर प्रोडक्शन देखिए, 0 है। इससे बड़ा क्या होता है? बोलना बड़ा आसान है कि हमने पानी दे दिया, हमने कुछ नहीं हुआ है बिहार में। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, ये तो कैसे होगा? 10 रोड और 6 पुल बनाने से नौकरी नहीं आता है। मेरा बिहारी अगर बाहर जाके तमिलनाडु के संसद सदस्य मुझसे कहते हैं कि भाईजान मुझे 10 वर्कर भेज दीजिए मेरे खेत में काम करें, व्हाई शुड माय बिहारी गो टू वर्क इन देयर खेत? मुझे नहीं तो ये स्थिति सुधरेगी कैसे? सुधारना तो आप ही लोग को है ना, सरकार आपकी है, क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास चल रहा है? आने दीजिए, तेजस्वी यादव युवा है, आप तेजस्वी जी को आने दीजिए, देखिए कैसे चेंज होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव बात करते हैं दवाई कमाई पढ़ाई लिखाई, तो आपको लगता है तेजस्वी यादव ये कर पाएंगे? हम लोग एक बार आरजेडी की सरकार बनेगी तो हम लोग तत्पर होके बिहार का विकास भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे बिहारी भाई बाहर नहीं जाए, स्टेट में ही उनके लिए संभव रोजगार मिले, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो। आज बताइए ना, हम अखबार में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे मुख्यमंत्री इंटरेस्टेड है इंडस्ट्रियलाइजेशन में? 0, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है मुख्यमंत्री के साथ। जी, आपका पर्सनल तजुर्बा है। तो बिहार में आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो सपने साकार होंगे, लेकिन अभी की बात करते हैं 2024 के चुनाव में। आपने कहा देखिए मैं भूमिहार हूं, मुझे लालू यादव ने बनाया है, आपके पहले भी अखिलेश सिंह को उन्होंने बनाया था, कि चुनाव में जब चुनाव आएगा सवर्ण जातियों के मतदाता क्या आरजेडी की ओर मुखातिब होंगे? ऐसा लगता है, आपको विश्वास होता है? भाई देखिए, सभी जाति ने सभी को ट्राई कर लिया है, तो अभी मेरे हिसाब से अगर एक ही सक्षम अगर नेता बिहार में है तो वो तेजस्वी जी हैं। अच्छा, अकेले सक्षम हैं, अकेले सक्षम वही हैं, और मेरे ख्याल से जब उनकी बारी आएगी तो वो बहुत ही करीबी से हर चीज को देखेंगे और बिहार को आगे ले जाने का हर प्रयास करेंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जैसे ही तेजस्वी का जिक्र होता है, जैसे ही लालू यादव का जिक्र होता है, कि तेजस्वी की आहट सुनते ही बिहार में जंगल राज आ जाता है। तो बीजेपी तो लगातार हमलावर है और कहा जाता है चारा घोटाला से लेकर तमाम घोटालों की बात दी जाती है, सुनाया जाता है। तो ये तेजस्वी यादव का खौफ पैदा किया जाता है। 2005 के पहले का बिहार का दृश्य याद दिलाया जाता है।
बीजेपी फिर इतना हमलावर क्यों है? आपको लगता है तेजस्वी ही संभालेंगे? बीजेपी कह रही हम संभालेंगे, आप हम बिहार को बनाएंगे। ज्ञानेश्वर जी मुझे बताइए ना कि एक भी नाम बताइए बीजेपी का सक्षम नेता का, एक नेता बता दीजिए जिसका ऑल बिहार में फॉलोइंग है। नहीं, बीजेपी तो कहती है कि हमारे पास नेताओं की भरमार है, चाहे वो सुशील कुमार मोदी की बात हो, चाहे सम्राट चौधरी की बात हो, चाहे नित्यानंद राय की बात हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा की बात हो। बोलने के लिए बोल दूं, अगर बोलने के लिए राजेश्वर जी मैं बोल दूं कि मेरे से बड़ा नेता देश में नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सही है क्या? जी, बोलने में क्या है? बीजेपी में आपको ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई पड़ता है जो बिहार को संभाल सकेगा? एक भी नेता नजर नहीं आता है जो बिहार को आगे कभी ले जा पाएगा। Unfortunately, everybody has their personal agenda, which is totally against the progress of Bihar. अच्छा, तो आपको लगता है कि नीतीश के बाद तेजस्वी की ही बारी है? भाई जनता तो यही चाहती है। जनता यही चाहती है। तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में जहां दावा कर रहे हैं अमित शाह 40 में 40 हम जीतेंगे, आपको क्या लगता है कि देखिए 2019 याद कीजिएगा, नीलबट्टा सन्नाटा हो गया था आरजेडी का। इस बार खाता खुलेगा या आप एनडीए को हराएंगे बिहार में? देखिए, महागठबंधन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीट्स लाएगी और बोलने में तो सभी कोई बोलते हैं कि भाई मैं किसी को बोलने से कोई रोक सकता नहीं हूं और नहीं किसी की इच्छा को जो भी बोलने का है उसमें मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूं, मगर मैं एक ही एश्योरेंस दे सकता हूं कि महागठबंधन का सीट बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग बहुत दुरुस्त होके 2025 में सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के अंडर में और बिहार को आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन सीट शेयरिंग को लेके देखिए अभी से ही खींचतान चल रही है कि जेडीयू कह रहा है हम अपनी कोई सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। 16 तो था ही, 17 चाहिए। कांग्रेस की बात की जा रही है, कांग्रेस को लालू यादव समझेगा, जेडीयू को कोई मतलब नहीं है। तो जब अभी से इतनी खींचतान है तो आपको क्या लगता है सब कुछ सुलह सपाटा हो जाएगा? और क्योंकि देरी हो गई है, बीजेपी के बारे में खबर है माइक्रो मैनेजमेंट उनका बड़ा ही प्रचारित है और बहुत ही तय है कि अभी से उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं और अभी तो आपके यहाँ सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ। देखिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2 हफ्ते का वक्त और लगेगा। कितना वक्त लगेगा? जब इतनी देर कर देंगे तो मैच में बराबरी कैसे करेंगे एनडीए के साथ? नहीं सब हो जाए, समय से सब हो जाएगा। अभी तो इलेक्शन में काफी देर है। मुझे नहीं लगता है कि फरवरी के पहले इलेक्शन अनाउंस होगा। हमको लगता है कि वो बजट जो सप्लीमेंट्री बजट आएगा, सप्लीमेंट्री वोट ऑफ अकाउंट का बजट आएगा, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होगा। अभी समय काफी है और पब्लिक ने तो मन बना लिया है ना पार्टी के बारे में। कैंडिडेट जो भी मिले, पब्लिक तो मन बना लिया है गठबंधन के फेवर में। अच्छा, पब्लिक ने गठबंधन के पक्ष में मन बना लिया है, आपको लगता है? जी बिल्कुल। मतलब आप तो फीडबैक लेते रहते होंगे, अपने समाज के लोगों से भी बात करते होंगे, तो क्या आपको लगता है कि 2005 के पहले जो गुस्सा था वो गुस्सा अब भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का तेजस्वी यादव के प्रति नहीं रह गया, नया नजरिया से लोग देख रहे हैं? आप ये बताइए कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये भूमिहारों का क्या पतन हुआ था? ये तो एक झूठा एक अफवाह उड़ा था भूरे बाल का, मगर कहाँ बुरा बाल साफ करो। हाँ, बुरा बाल साफ करो का एक झूठा अफवाह उड़ा था। आप ये बताइए जो उस समय जो नरसंहार सब भी हुआ था, खाली भूमिहारों का हुआ कि बाकी जातियों का भी हुआ था? नहीं तो नरसंहार को आपकी सरकार तब रोक नहीं पा रही थी ना, लालू यादव रोक नहीं पा रहे थे ना। नहीं वो तो ठीक है, तो वो तो पुलिस प्रशासन का गलती है ना। पुलिस प्रशासन अगर ढीला रहेगा तो आप ये देखिए जो नीतीश जी की पहली सरकार थी 2005 से 10 की, उस समय लॉ एंड ऑर्डर कितना इंप्रूव कर गया था। लेकिन आज स्थिति खराब है, ये मानते हैं आप? आपका तो लाइव सिटी है, पता कीजिए किस दिन डकैती हो रहा है। कि कल पटना में कुछ डकैती हुआ है 8 लाख रुपए का। अच्छा, आप कह रहे हैं बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी कुछ होने नहीं देता है। ऐसी क्या खामी दिखती है? क्योंकि नीतीश कुमार का भरोसा अधिकारियों पर, प्राधिकारियों पर बहुत ही अधिक रहता है। केवल 4-5। केवल 4-5। मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ। वही कुछ काम नहीं होने देते हैं। वो लोग अपना मन का करते हैं। अच्छा,
मतलब 4-5 पदाधिकारी ही हैं जो बिहार को हाँक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो एडी सिंह साहब, अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, आप भी चुनाव में लगेंगे। आपने स्पष्ट कर ही दिया कि देखिए बिहार में चाचा भतीजे की सरकार पर अभी कोई संकट नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बाद भविष्य तेजस्वी यादव ही हैं। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने आरजेडी की बातें रखी, अपनी बातें रखी और बिहार के स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटस के लिए जो आप लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, आप लड़ते रहें, देखिए, बिहार का ही भला होगा। हम तो भारत सरकार को यही बोलेंगे ना कि आपने जो आंध्रा और तेलंगाना के लिए किया है वो हमारे लिए कर दीजिए। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ 2.5 लाख करोड़ में, 1.5 लाख करोड़ में, उससे बिहार का कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे कि आंध्रा तेलंगाना के लिए आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है वो हमारे बिहार के लिए कीजिए, उसी से हमें संतुष्ट होगा। क्योंकि अगर पैकेज भी मिलेगा तो हमारा ब्यूरोक्रेसी बिहार में इतना थर्ड क्लास है कि वो भी नहीं जा पाएगा, वो भी नहीं जा ग्राउंड में। चलिए, एंड ये मैं बता दूं तो कि ब्यूरोक्रेसी को बिहार में मैं अच्छी तरह जानता हूं, कितना निकम्मा है वो कभी हम आपसे मिलेंगे तो व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे। चलिए, तो कभी मिलेंगे तो व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।